हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेंटल वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही उन पॉइंट्स को नोट करेंगे जहां हमसे नीट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors। देखो, पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स यानी कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं, अगर वो बैलेंस है तो पर्सन हेल्दी है, नहीं है तो पर्सन हेल्दी नहीं है। आगे एनसीईआरटी की लाइन कहती है, दिस इज़ वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। ग्रीक फिलोसफर्स हिपोक्रेट्स और हमारे इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी इसी बात को सही मानता है। इट वॉज थॉट दैट पर्सन्स विद ब्लैक पाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। उनका ऐसा सोचना था कि जिन लोगों की बॉडी में ब्लैक पाइल होता है उनका नेचर थोड़ा गुस्से वाला हॉट पर्सनालिटी होता है और उन लोगों को फीवर रहता है। इस कॉन्सेप्ट को गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहा गया था। तो अब इसमें ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक सोच थी, प्योर रिफ्लेक्शन थॉट था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव सोच थी। आगे देखते हैं। The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health। फिर एंट्री किसकी होती है? एक साइंटिस्ट की, जिनका नाम था विलियम हार्वे। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की एक्सप्लोर किया, उन्होंने उसकी खोज की। उन्होंने थर्मामीटर लिया और उन ब्लैक बाइल वाले लोगों का बॉडी टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आया। इस एक्सपेरिमेंट से जो पुरानी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी उसको गलत साबित कर दिया गया। अब इसमें ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे ने। ये एक स्टार पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। अगली लाइन है कि इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी stated that mind influences through neural system and endocrine system our immune system and that our immune system maintains our health। आज की बायोलॉजी कहती है कि हमारा माइंड हमारा दिमाग और हमारा इम्यून सिस्टम जो बीमारियों से लड़ने की जो पावर होती है, इम्यूनिटी, उसको कंट्रोल करता है हमारा माइंड। और इसके लिए वो दो सिस्टम का यूज़ करता है। पहला एक न्यूरल सिस्टम का यूज़ करता है, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम का यूज़ करता है, जो कि जिसमें हॉर्मोन्स का यूज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। इसका अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड या परेशान हैं तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा। आगे लिखा गया है, ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, अब यहाँ पर हमें कुछ मेजर 3-4 चीज़ें दी गई हैं जिसकी वजह से हेल्थ अफेक्ट होती है। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो कमियाँ जो डिफेक्ट्स जो बच्चे को बाय बर्थ पैदाइश से अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। दूसरा है इन्फेक्शन, जो बाहर से वायरस, बैक्टीरिया या फंगस वगैरह की वजह से होता है। तीसरा है लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा रेस्ट, एक्सरसाइज, हमारी लाइफस्टाइल की हैबिट्स कैसी हैं, उनकी वजह से। आगे दिया गया है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिज़िकल फिटनेस। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें हेल्थ का सिर्फ इतना नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है या आप दिखने में फ़िट हैं। तो हेल्थ का रियल होता है जब आप फिज़िकली बॉडी वाइज, मेंटली, माइंड वाइज और सोशल बिहेवियरल वाइज बिल्कुल कंप्लीट फिट हो, तो उसका हेल्थ होता है। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर लोग हेल्दी होंगे
तो वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। इससे काम अच्छा होगा और मतलब देश में खुशहाली आएगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ आएगी। तो अगली लाइन है, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। हेल्थ रहने से लोगों की जो उम्र है वो बढ़ती है और इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चों की मौत होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी डिलीवरी के टाइम मदर्स की डेथ होती है, उनका मतलब जो खतरा होता है, उनका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। आगे दिया गया है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। मतलब अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है? बैलेंस डाइट ज़रूरी है, साफ़ सफाई, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, बीमारियों के बारे में जानकारी मतलब अवेयरनेस होना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन यानी इम्यूनाइजेशन, ये यानी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और कचरे को सही तरह से डिस्पोज़ करना ज़रूरी है। वेक्टर्स मतलब जैसे मच्छर और मक्खी जो बीमारी फैलाते हैं उनको कंट्रोल करना, साफ़ खाना और साफ़ पानी पीना। आगे है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ one or more organ of system of the body is adversely affected, we say that we are not healthy, we have a disease। जब हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन या सिस्टम सही से काम नहीं करता और हमें उसको मतलब उसके बुरे असर, साइन या सिम्टम्स दिखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें डिज़ीज़ यानी बीमारी हो गई है। डिज़ीज़ के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़। जो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाए, फैल जाए, ये मतलब बहुत कॉमन होती है, जैसे कि एड्स, ये जो कि बहुत फेटल होता है, जानलेवा होता है। दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर, ये नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है मतलब, बट स्टिल सबसे बड़ा रीज़न जिस डेथ का जो होता है वो कैंसर होता है, बट स्टिल ये नॉन इन्फेक्शियस है। अगर एक पॉइंट हम देखें, यहाँ पे दिया गया है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ भी हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, तो यहाँ ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। आगे दिया गया है, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, ये है अगला टॉपिक, तो इसको देखते हैं। A wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoan, helminthes, etc. could cause disease in man. Such disease-causing organisms are called pathogens. जो भी organisms हमारी बॉडी में बीमारी फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वर्म्स, हेलमिंथिस कुछ भी हो सकते हैं। आगे, मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट। सारे पैरासाइट्स पैथोजन होते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर हमें नुकसान मतलब हमें हार्म पहुंचाते हैं। द पैथोजेंस हैव टू अडैप्ट to live within the environment of the host. For example, the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes. ये बहुत कॉन्सेप्चुअल मतलब पॉइंट है। जैसे पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर ज़िंदा रहने के लिए हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना होता है। जैसे अगर कोई पैथोजन हमारे पेट में, हमारे गट में जाता है तो उसे स्टमक के लो पीएच, एसिडिक इन्वायरमेंट और डाइजेस्टिव एंजाइम से खुद को बचाना आना चाहिए, तभी वो ज़िंदा रह पाएगा। आगे दिया गया है टाइफाइड फीवर के बारे में। यहाँ पे लिखा है, साल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। टाइफाइड किस वजह से होता है? मतलब एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. ट्रांसमिशन कैसे होता है? मतलब जो गंदा खाना या गंदा पानी, कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है, उसके थ्रू ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और फिर ब्लड के थ्रू बॉडी में बाकी ऑर्गन्स में फैल जाता है। आगे लिखा है, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री, वीकनेस,
स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। टाइफाइड के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर मतलब लगातार तेज़ बुखार आएगा, स्टमक में पेन होगा, वीकनेस होगी, हेडेक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा मतलब कब्ज होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी। आगे लिखा है इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। तो अगर केस बहुत सीवियर हो जाए, बहुत बुरा हो जाए तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, यानी इंटेस्टाइन में होल्स हो सकते हैं और जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर कुड बी टेस्टेड बाय द वाइटल टेस्ट में लिखा है, वाइटल टेस्ट के थ्रू टाइफाइड फीवर को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं टाइफाइड फीवर को, इसमें लिखा है कि a classic case in medicine, that of Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फेमस केस है मैरी मेलन का, जिनका निक नेम है टाइफाइड मैरी। तो वो प्रोफेशनली एक कुक थी, मतलब उन्हें खुद को टाइफाइड था पर उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते थे। शी वॉज अ कैरियर, वो जो भी खाना बनाती थी उसके ज़रिए उन्होंने कई सारे मतलब बहुत लोगों को टाइफाइड फैलाया। बैक्टीरिया लाइक Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia in humans, which infects the alveoli, air-filled sacs of the lungs. As a result of the infection, the alveoli gets filled with fluid, leading to severe problems in respiration. निमोनिया किसकी वजह से होता है? इसके लिए दो बैक्टीरिया मतलब रिस्पॉन्सिबल है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निमोनिया में बॉडी का कौन सा पार्ट इन्फेक्ट होता है? हमारे लंग्स के एल्वियोलाई जो कि एयर सैक्स होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से एल्वियोलाई में फ्लूइड मतलब पानी या फिर पस भर जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache. In severe cases, the lips and fingernails may turn grey to bluish in color. मतलब मेन सिम्टम्स है तेज़ बुखार आना, फीवर आना, ठंडी लगना, चिल्स होना, खांसी मतलब कफ एंड सर दर्द होना। बाकी इसमें मेन पॉइंट है, अगर मतलब केस बहुत सीवियर हो तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लिप्स और फिंगर्स के जो नाखून होते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। आगे है, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils. ये फैलता कैसे है? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं मतलब जिसे एरोसोल्स बोलते हैं, वो एयर के ज़रिए मतलब अंदर आ जाते हैं, या फिर उसके मतलब झूठे बर्तन या ग्लासेस शेयर करने की वजह से ये बीमारी फैलती है। एनसीईआरटी ने मतलब कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम लिखे हैं, जैसे कि डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। आगे देखते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। मैनी वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस। Rhinoviruses represent one such group of virus which cause one of the most infectious human ailments, the common cold. अब बात करते हैं वायरस से होने वाली बीमारी की। कॉमन कोल्ड जो ह्यूमन मतलब हमें नॉर्मल ज़ुकाम होता है, वो राइनो वायरस के ग्रुप की वजह से होता है। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस मतलब तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। दे इन्फेक्ट द नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। इधर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन कोल्ड में सिर्फ हमारी नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब सांस लेने की जो नली होती है वो इन्फेक्ट होती है, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता। निमोनिया में लंग्स की जो एल्वियोलाई होती हैं, दोनों का डिफरेंस मतलब ये याद रखना, निमोनिया में लंग्स की एल्वियोलाई में होता है और इसमें कॉमन कोल्ड में लंग्स में नहीं होता है। तो द कॉमन कोल्ड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्ननेस,
कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। सिम्टम्स क्या है? नाक बंद हो जाती है मतलब और डिस्चार्ज होता है नोज़ से, कंजेशन होता है, गले में ख़राश होती है, आवाज़ बैठ जाती है, खांसी, सर दर्द एंड थकान। तो ये मतलब ज़ुकाम की आम तौर में मतलब क्या होता है 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। ये मतलब ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ किए हुए ऑब्जेक्ट्स, पेन, बुक, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड्स, माउस मतलब वगैरह ऐसी चीज़ों को टच करने से हेल्दी पर्सन में चला जाता है। आगे बात करते हैं मलेरिया के बारे में, जो कि एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो लिस्ट में लिखा है सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज़ आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। मतलब कुछ बीमारियाँ प्रोटोजोआ से होती हैं जैसे कि मलेरिया। इसके लिए ज़िम्मेदार है एक छोटा सा प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग मतलब अलग अलग स्पीसीज से होता है। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो मतलब ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड इवन कैन बी फेटल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम की वजह से होता है। ये फेटल यानी जानलेवा भी हो सकता है। Plasmodium enters the human body as a sporozoite infectious form through the bite of the infected female Anopheles। जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो हमें काटती है तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंटर करता है। किस फॉर्म में इंटर करता है? स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में। ये स्पोरोजॉइट्स ही मलेरिया का इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं। आगे है, द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। बॉडी में इंटर करने के बाद ये पैरासाइट्स सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हमारे लीवर सेल्स में, और वहाँ अपनी मतलब काउंटिंग बढ़ाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये हमारे आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करते हैं और उन्हें मतलब रप्चर कर देते हैं। The rupture of RBCs is associated with release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and high fever reoccurring every 3 to 4 days। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, जब RBCs फटते हैं तो उनमें से एक टॉक्सिक मतलब जहरीला सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। इसी हीमोजोइन की वजह से मलेरिया में हर 3 से 4 दिन में ठंड लगातार मतलब ठंड लगकर तेज़ बुखार आना, चिल एंड हाई फीवर्स, ऐसी वाली सिचुएशन होती है। It is interesting to note that the malarial parasite requires 2 hosts, human and mosquito, to complete its life cycle. Female Anopheles mosquito is the vector। प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, पहला ह्यूमन्स और दूसरा मॉस्कीटो। और इसमें फीमेल एनाफेलीज मॉस्कीटो एक वेक्टर मतलब बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली मतलब उस तरह का काम करती है। अब हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं इस पूरी लाइफ साइकिल को। तो स्क्रीन में ये डायग्राम दिया है, आप बेटर रहेगा कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के समझें क्योंकि स्क्रीन में डायग्राम क्लियर नहीं है। तो इसमें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होती हैं, एक है ह्यूमन होस्ट और दूसरा है मॉस्कीटो होस्ट। ह्यूमन होस्ट के अंदर क्या होता है? ह्यूमन फेज। सबसे पहला स्टेप होगा इन्फेक्शन, जब बाइट होगी। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite। सबसे पहले एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफेलीज मॉस्कीटो आती है और किसी हेल्दी इंसान को काटती है। काटते ही वो अपनी सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइट्स, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है, वो इंसान के ब्लड में इंजेक्ट कर देती हैं। सेकेंड स्टेप है लीवर अटैक। पैरासाइट स्पोरोजॉइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। तो ब्लड के रास्ते होते हुए ये सारे स्पोरोजॉइट्स सीधे हमारे लीवर में पहुंच जाते हैं।
थर्ड स्टेप है लीवर में मल्टीप्लिकेशन। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, bursting the cell and releasing into the blood। ये इम्पॉर्टेंट है। लीवर सेल के अंदर जाकर ये पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। जब पूरी मतलब सेल पूरी तरह से भर जाता है तो लीवर सेल बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और सारे नए पैरासाइट्स मतलब ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप है आरबीसी अटैक एंड हीमोजोइन रिलीज। पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in red blood cells, bursting the red blood cell and causing cycle of fever and other cytoplasms। Released parasites infect new red blood cells। ब्लड में आने के बाद ये पैरासाइट्स हमारे आरबीसीज हमारे रेड ब्लड सेल पर अटैक करते हैं। आरबीसी के अंदर भी ये एसेक्सुअली ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब आरबीसी फटते हैं तो एक मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। इसी की वजह से 3 से 4 दिन में मतलब ठंड लगातार होती है और तेज़ बुखार आता है। स्टेप 5 है गैमीटोसाइट का बनना। सेक्सुअल स्टेजेस गैमीटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कुछ पैरासाइट आरबीसीज के अंदर ही सेक्सुअल स्टेज डेवलप हो मतलब करने लगती है जिन्हें हम गैमीटोसाइट्स कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, मेल एंड फीमेल। याद रखना गैमीटोसाइट्स बनते मतलब इंसान के आरबीसीज में है। अगला पार्ट आता है मतलब मॉस्कीटो होस्ट के अंदर क्या होता है। तो इसमें होता है सबसे पहले 6th स्टेप मॉस्कीटो टेक्स गैमीटोसाइट मतलब फीमेल मॉस्कीटो टेक्स अप गैमीटोसाइट विद ब्लड मील। अब कोई दूसरा मतलब फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो आएगा और उस इन्फेक्टेड इंसान को काटती है। खून चूसते वक्त मतलब वो गैमीटोसाइट्स मेल या फीमेल को अपने अंदर खींचती है। फिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन इन गट एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। यहाँ पे मतलब मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स का जो मॉस्कीटो के गट में गया है वो जाकर फर्टिलाइज होता है मॉस्कीटो के गट में। फिर सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेशन होगा। स्टेप 8 है ये मतलब मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड। गट में डेवलपमेंट पूरा होने के बाद नए स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। ये स्पोरोजोइट्स गट से निकलकर मॉस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में आकर स्टोर हो जाते हैं। अब ये मॉस्कीटो जब किसी दूसरे हेल्दी इंसान को काटेगा तो साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी जैसे पहले शुरू हुई थी। अब आते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है एमीबायोसिस एमोएबिक डाइसेंट्री मतलब एंट एमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉजेज एमीबायोसिस, जिसे हम एमोएबिक डाइसेंट्री भी कहते हैं। बात करते हैं एक और प्रोटोजोन बीमारी की जिसका नाम है एमीबायोसिस या एमोएबिक डाइसेंट्री। ये किसकी वजह से होता है? एक पैरासाइट जिसका नाम है एंट एमीबा हिस्टोलिटिका। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। मलेरिया में लीवर और आरबीसी टारगेट है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो टारगेट होता है। Symptoms of these disease include constipation, abdominal pain and cramps, stool and excess mucus and blood clot। इसका मेन सिम्टम है constipation, abdominal pain, cramps and stool with excess mucus and blood clot। और इसके साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस और खून के साथ मतलब ब्लड क्लॉट्स आते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा सिम्टम्स ये मतलब इसके जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे है हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल करियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम feces of infected person to food and food products, thereby contaminating them। Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection। तो इसमें इस बीमारी को फैलाने के लिए हाउस फ्लाइज मतलब घर की जो मक्खियाँ हैं वो एक मैकेनिकल करियर का काम करती हैं। वो इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल पर बैठती हैं और वहाँ से पैरासाइट को लेकर हमारे खाने और पानी पर बैठ जाती हैं, जिससे खाना गंदा हो जाता है और गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से ये बीमारी फैलती है। अब आगे दिया गया है
एस्कैरिस के बारे में। एस्कैरिस द कॉमन राउंड वर्म एंड वुचेरिया द फिलारियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमिंथिस विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। वर्म्स से होने वाली मतलब जो बीमारी है हेलमिंथिस डिजीज़ कहते हैं इसको। इसके दो मेन एग्जांपल हैं एस्कैरिस जिसको कॉमन राउंड वर्म कहते हैं और वुचेरिया जिसे फिलारियल वर्म कहते हैं। एस्कैरिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजिंग एस्कैरियासिस। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। एस्कैरिस हमारी इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और ये एस्कैरिस नाम की बीमारी जो मतलब एक हमारे इंटेस्टाइन का जो पैरासाइट है जिसे हम एस्कैरिस कहते हैं, ये हमें बीमारी करता है एक तरह से। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको ध्यान रखना है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है बॉडी के अंदर और मसल्स में पेन होता है, फीवर आता है, अनीमिया होता है मतलब खून की कमी होती है, ब्लॉकेज होता है इंटेस्टाइनल पैसेज में। और आगे दिया है द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फेसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विद कंटामिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इस बीमारी का इन्फेक्शन कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल के साथ इस वर्म के एग बॉडी से बाहर आते हैं। ये एग मिट्टी, पानी में, प्लांट्स में मतलब गंद को कंटामिनेट कर देते हैं। जब हम बिना धोए किसी भी सब्ज़ी को, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को खाते हैं तो ये हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अगली डिजीज़ है एलिफेंटियासिस। Wucheria bancrofti and Wucheria malai, the filarial worm causes a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs. दूसरी बीमारी है एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। ये वुचेरिया वर्म की वजह से होती है जिसकी दो स्पीसीज़ होती हैं, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वुचेरिया मेलाई। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि ये वर्म हमारी बॉडी में कई सालों तक रहता है और स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली सूजन, इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन करता है। ये टारगेट मतलब इसका जो टारगेट पॉइंट है वो हमारी लोअर लिम्स हैं, पैरों की लिम्फेटिक वेसल्स के लोअर लिम्ब पार्ट में करता है। And the disease is called elephantiasis or filariasis. The genital organs are often affected, resulting in gross deformities. सूजन की वजह से पैर मतलब हाथी जैसे मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर 8.2। इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स पर भी मतलब बुरा असर पड़ता है जिससे उनका शेप पूरी तरह बिगड़ जाता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of the female mosquito vector. इस वर्म को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कौन ले जाता है? इसका वेक्टर भी एक फीमेल मॉस्कीटो होता है जिसे काटने से ये फैलता है, जिसके काटने से ये फैल जाता है। अब आगे बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। रिंग वर्म। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworms. Appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails and scalp are the main symptoms accompanied by intense itching. तो अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन यानी ये रिंगवर्म की। इसके लिए 3 जेनरा के फंजाई जिम्मेदार हैं, मतलब पहला माइक्रोस्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटॉन और तीसरा है एपिडर्मोफाइटॉन। तीनों नाम नीट के लिए याद रखना ज़रूरी है। सिम्टम्स क्या हैं? स्किन, नेल्स और स्कैल्प पर ड्राई और स्केली लीजन्स होंगे, मतलब सूखे और पपड़ी जैसे धब्बे बन जाएंगे। इसमें बहुत तेज़ खुजली होती है, इंटेंस इचिंग होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प्स these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in groin or between the toes. इन फंजाई को ग्रो करने के लिए हीट और मॉइस्चर चाहिए होती है, इसलिए ये हमारी बॉडी के स्किन फोल्ड्स में जल्दी फैलते हैं, जैसे ग्रोइन मतलब जांघों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में, बिटवीन द टोज वगैरह। एंड रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन comb of
इंडिविजुअल। ये इन्फेक्शन मिट्टी से हो सकता है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े, टॉवेल या कॉम यूज़ करने से किसी हेल्दी पर्सन में फैल सकता है। अगर हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetables. बीमारियों से बचने के लिए 2 तरीके की हाइजीन ज़रूरी है। देखो, खुद की बॉडी को साफ़ रखना, साफ़ पानी पीना, साफ़ खाना, साफ़ सब्जियां खाना, और दूसरा है आसपास की सफाई, पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, periodic cleaning and disinfection of water, reservoirs, pools, cesspools and tanks. पब्लिक हाइजीन में क्या आता है? कचरा और मतलब जो एक्सक्रीट वगैरह है वो सही से तरह से डिस्पोज करना, पानी की टंकियाँ, पूल्स, रिजर्वॉयर्स को टाइम टू टाइम सफाई करना और उनको डिसइंफेक्ट करना। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis. डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, खाने और पानी से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? टाइफॉइड है, एमीबॉयसिस है, एस्कैरिस है। को रोकने के लिए ये सफाई से मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़, अगर एयरबॉर्न डिजीज़ देखें तो निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, उनसे बचने के लिए इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से बचना चाहिए। आगे है फॉर डिजीजेज सच एज मलेरिया एंड filariasis that are transmitted through insect vectors, and the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding place. जो बीमारियां मतलब इंसेक्ट से के ज़रिए फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, फिलारियासिस हो गया, उनको रोकने का सबसे सही तरीका ये है कि हम इन वेक्टर्स को और उनके मतलब पैदा होने की जगह को, उनकी ब्रीडिंग प्लेस को ख़त्म कर दें। This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential areas, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets. इसके लिए हमें अपने घरों के आसपास पानी को मतलब जमा नहीं होने देना चाहिए, स्टैगनेंट नहीं होने देना चाहिए, अपने कूलर्स को रेगुलरली साफ़ करना चाहिए, सोते वक्त मॉस्कीटो नेट का यूज़ करना चाहिए, और इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्ब्यूजिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्कीटो लार्वा, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरिया एंड स्वम्प्स एक्सेट्रा। तो इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब मच्छरों को, मॉस्कीटो को ख़त्म करने के लिए पॉन्ड्स में, तालाबों में गैम्ब्यूजिया फ़िश होती है, उसको छोड़ना चाहिए क्योंकि ये फ़िश मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। इसके अलावा नालियों और दलदल वगैरह, स्वैम्प्स वगैरह में इंसेक्टिसाइड्स का वो छिड़काव करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज़ शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्कीटोज़। घर के दरवाज़ों और खिड़कियों पर भी मतलब वायर मेश का यूज़ होना चाहिए ताकि कोई भी मॉस्कीटो घर के अंदर एंटर ना हो सके। सो सच प्रिवेंशंस हैव बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ recent widespread incidences of the vector-borne AIDS mosquitoes such as dengue and chikungunya in many parts of India. तो NCERT कहती है कि ये प्रिकॉशंस आजकल और भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि इंडिया में एक नया मॉस्कीटो जो कि एडीज़ मॉस्कीटो है, उसकी वजह से बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही है, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी। तो मलेरिया के लिए एनाफिलीज़, फिलारियासिस के लिए क्यूलेक्स मॉस्कीटो और डेंगू एंड चिकनगुनिया के लिए एडीज़ होता है। अब हम बात करते हैं the role of vaccine and biological science की। The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. तो बायोलॉजिकल साइंस में जो नए नए एडवांसमेंट और रिसर्च हुई है उन्होंने हमें इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से लड़ने की बहुत बड़ी ताकत दी है। वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की वजह से हमने एक बहुत ही जानलेवा बीमारी जैसे स्मॉल पॉक्स को दुनिया से पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है।
A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccine. इसके अलावा पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया और टेटनस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों पर भी हमने वैक्सीन की मदद से काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी, अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12, is at the verve of making available newer and safer vaccine. Discovery of antibiotics and various other drugs have also enabled us to effectively treat infectious diseases. सो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आजकल और भी नई और सेफ वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही एंटीबायोटिक्स और नई मेडिसिन्स की डिस्कवरी से इन सब बीमारियों का इलाज करना बहुत आसान हो गया है। तो इसी के साथ आज का ये फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और जो बाकी का जो चैप्टर बचा है उसको पूरा कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।